हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। आज हम बिल्कुल बेसिक बेसिक से बातें करेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। क्लियर है। इन चीज़ों को लेके बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी वगैरह में क्या मतलब, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है ना, एक्सेलरेशन वगैरह के साथ इनके रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को हम समझेंगे और इनसे जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी करने वाले हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, क्या मैं ये बात मानते हुए चलूं तुम सब 11वीं और नहीं, 11वीं तो ज्यादा बोल दिया, 9वीं और 10वीं क्लास पास कर कर आए हो, 9th और 10th पास कर कर आए हो, ये मान लूं मैं। तो तुम्हें ये बात, एक वर्ड समझ में आता होगा, रेस्ट एंड मोशन, है ना। रेस्ट एंड मोशन क्लियर है। रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है भाई। रेस्ट मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कैसा कहलाता है, रेस्ट पे कहलाता है। और अगर एक ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, एक ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो कैसा कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। क्लियर है। तो ये बेसिक सी छोटी सी बात होती है, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ठीक है। अब रेस्ट और मोशन याद रखना भाई, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। पूरा फिजिक्स एक रिलेटिव पे बेस्ड है ना, तो ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं। रिलेटिव टर्म्स कहने का मतलब क्या है सर, कोई एक ऑब्जेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे भी हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर एक ट्रेन है, इसमें बैठा है राम और बैठा है श्याम। राम और श्याम, राम और श्याम ट्रेन में बैठे हैं और नीचे पेड़ के नीचे बैठी है गीता। और अगर ट्रेन चल रही है वी वेलोसिटी से, तो राम के रिस्पेक्ट में श्याम रेस्ट पर है, लेकिन गीता के रिस्पेक्ट में राम चल रहा है वी वेलोसिटी से। क्लियर है। दो अलग अलग वाक्य बोल रहा हूं, ध्यान से समझो, है ना। राम के रिस्पेक्ट में जो श्याम है वो रेस्ट पर है, लेकिन गीता के रिस्पेक्ट में राम मोशन में है। ठीक है। तो जो राम और श्याम है वो रेस्ट पे भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कहां से देखा जा रहा है ना। और ये जो कहां से देखा जाता है उसे हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। क्या बोलते हैं भाई, रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो उसे, कि आप कहां से देख रहे हो, है ना। चलो देखो भाई, तो यहां पर ये दोनों रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं ना। तो ये राम और श्याम कहां से देखा जा रहा है उस बात पर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो पूरा फिजिक्स जो है वो रिलेटिव पे बेस्ड है। अब हम जो भी मोशन आगे आने वाले समय में कंसिडर करेंगे, या अगर मैं कोई सी भी चीज को समझ रहा हूं कि वो मोशन में है, तो मैं क्या कहां कंसिडर करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो हमारा रेफरेंस फ्रेम जब तक ना बोला जाए ग्राउंड रहने वाला है। जब तक ना बोला जाए बेटा, हमारा रेफरेंस फ्रेम कितना को क्या रहेगा, ग्राउंड, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही हम सारा मोशन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक। अच्छा, अब सर अगर ये मोशन देखना है हमें, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होना चाहिए ना। जैसे पहला टर्म है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, पहले तो ये समझ लेते हो, या होता क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर मान के चलो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, वह क्या हो जाएगा भाई, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इसका डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर अगर ए और बी को स्ट्रेट लाइन ने ज्वाइन कर दिया, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा, वो हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा बेटा, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये एकदम बेसिक सी बच्चों वाली डेफिनेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर। क्लियर है। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या डिफरेंसेस है सर। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है।
क्लियर है। अब स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क होता है, स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क होता है? स्केलर और वेक्टर में यह फर्क होता है कि जो वेक्टर होता है उसके पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, और जो स्केलर होता है उसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। मतलब कि अगर मैं 2 किलोमीटर चला तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं 2 किलोमीटर मॉल गया, है ना, मेरे घर से 2 किलोमीटर मॉल की तरफ गया, तो क्या हो जाएगा भाई, यह डायरेक्शन के साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, यह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है, सीधी सीधी बात है। अगर तुम्हें केवल मैग्नीट्यूड पता है ना, तो वो हो गया डिस्टेंस, और अगर तुम्हें डायरेक्शन भी पता है तो वो होता है वेक्टर। तुम्हें लक्ष्य पता है कहाँ तक जाना है, कितनी दूर जाना है, तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अच्छा, अब उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, यह हम समझते हैं। क्लियर है। देखो यार, डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जो है वह हमेशा समय के साथ, है ना, सर स्केलर में भी तो डायरेक्शन होता है, नहीं नहीं बेटा, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है ना, डिस्टेंस स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर मतलब ही मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके, वह सब कुछ यहां पे स्टार पॉइंट्स में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर पता होने चाहिए। ठीक है। पहला पॉइंट, डिस्टेंस इज स्केलर व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये सबको समझ में आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, देखो यार, क्या इस तरीके से जो शॉर्ट नोट्स टाइप है ना, इससे पढ़ा जाए, ताकि आपको जो थ्योरी वाला नॉलेज है वो भी पूरा पूरा मिले, और जो स्टार पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वह आप तक पहुंच जाए। क्लियर है। तो हम इससे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कवर कर पाएंगे। तो पहला क्या है भाई, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ना कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप गए, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट को यह लेना देना नहीं है ना, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाओ, डिस्प्लेसमेंट को यह लेना देना नहीं है कि आप कहां से घूमकर आ रहे हो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अनंत रास्ते हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही होगा, है ना, ए से बी तक डायरेक्ट। ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, ना, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये हमको स्पीड और वेलोसिटी में भी काम आएगा। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव वैल्यूज, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। देखो भाई, अगर मान के चलो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था, ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, और वह बी से वापस आया सी तक। क्लियर है। तो अगर मैं अब इसका डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट केवल ए से सी होगा। क्यों? क्योंकि वो पास आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगा, जो इसका डिस्टेंस होगा बेटा, वह होगा ए बी प्लस बी सी। क्लियर है। डिस्टेंस समय के साथ हमेशा बढ़ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट समय के साथ कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। या अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट वापस ए पर आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। लेकिन, है ना, जीरो थोड़ा सा मेरे पीछे चले गया, वो जीरो लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर मान के चलो ये ऑब्जेक्ट और पीछे चले गया, देखो सीधी बात है, बचपन में वो जो नंबर लाइन खेलते थे ना हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4, तो अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से इस तरफ चले गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कहानी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और हमेशा समय के साथ बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है। ठीक है। देखो, अब इसके अलावा
इनफाइनाइट डिस्टेंसेस है ना, वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पॉसिबल है, लेकिन लेकिन डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से बी के बीच में, एक फाइनाइट दूरी ही होगा। ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में ओनली सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल, डिस्टेंस जो होंगे वो इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अलावा बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे अभी मैंने यहां पे एग्जांपल लिया था, ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, तो ए से बी तक गया तो यहां पर है ना, यहां पर डिस्टेंस कितना है भाई, ए बी। डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इसका बेटा स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है सौरभ बेटा, वही मैंने आपको बताया, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है। देखो भाई ए से बी, ए से बी जाना, ए से बी जाना मतलब कि क्या होगा, ए से बी में क्या हो रहा है भाई, डिस्टेंस बी, डिस्टेंस कितना है, ए बी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी है। अगर ए से बी तक की जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, एकदम सीधी सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। क्लियर है। और उसके अलावा हर एक कंडीशन में डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ज्यादा ही होगा डिस्प्लेसमेंट से, है ना। हो सकता है कि यहां पर ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाए, है ना, तो थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गया, तो अब क्या हो गया भाई, अब यहां पर डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस अब बढ़ गया डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस ज्यादा हो गया डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पे लगा रहा हूं डिस्टेंस या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन लिखी हुई है, ये आपको सभी को ध्यान रखना होगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। क्लियर है। मुझे पूरी उम्मीद है भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आया होगा, एकदम छोटी सी बात थी। क्लियर है। करंट, अरे बेटा करंट को स्केलर ही मानते हैं, करंट के पास जो डायरेक्शन होता है ना उसको असल में आप टेंसर क्वांटिटी ले सकते हो। क्लियर है। वो क्या होता है वो हम आगे चलकर और समझ लेंगे। ऐसी क्वांटिटीज समझाई देता हूं, देखो यार, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उनका डायरेक्शन, देखो अब करंट में ऐसा थोड़ी ना होता है कि यहां पर अगर तुम्हें करंट I1 आया, यहां पे करंट I2 आया, इसमें I करंट गया, तो I1 प्लस I2 लिखोगे ना बराबर I, ऐसा तो ना करोगे यहाँ पे 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा तो उसके हिसाब से I की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। तो करंट भी स्केलर ही मानेंगे ना, टेंसर क्वांटिटीज पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते। ऐसी टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है, टेंसर जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है ना, लेकिन डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती है ना, कि उनको मतलब डिग्री विग्री से मतलब नहीं है, बस डायरेक्शन अगर जा रहा है और आ रहा है तो उसका डायरेक्शन अलग अलग रहते हैं, तो उनको हम टेंसर क्वांटिटी बोल देते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे अब हमको जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड समझने वो होते हैं स्पीड और वेलोसिटी। क्लियर है। फिर हम इन पे देखो यार दो तीन वर्ड पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर हम और जबरदस्त सवाल करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है और क्या चक्कर है। स्पीड जो होता है ना, जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है भाई, सर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों में वही फर्क है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क था। क्लियर है। यहां पर मैं बिल्कुल भी तुम्हारा टाइम नहीं खाना चाहूंगा, बस इतना ध्यान रखो कि जो फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था वही फर्क स्पीड और वेलोसिटी में होगा। जैसे जैसे यह होगा स्केलर, ये होगा वेक्टर, है ना। यह हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगा, डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ बढ़ेगा, और सॉरी स्पीड जो होगी टाइम के साथ बढ़ेगी वो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। यह नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्लियर है।
बेटा एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। देखो इसके अलावा और भी जैसे छोटे छोटे डिफरेंस है ना, कि टाइम के साथ सॉरी जो स्पीड होगी वो पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और जो हमने डिफरेंसेस देखे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वही डिफरेंस किस में आ जाएंगे उठकर, स्पीड और वेलोसिटी में। अगर मैं इनकी यूनिट की बात करूं, इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट की बात क्या कर सकते हैं भाई, इसकी यूनिट होगी, दोनों की ही यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। और इनकी यूनिट लिख सकता हूं मैं किलोमीटर पर आर, एक यूनिट लिख सकता हूं मीटर पर सेकेंड या दूसरी यूनिट लिख सकता हूं किलोमीटर पर आर। अब सर इनमें क्या चक्कर है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट, और जनरल यूनिट हम क्या यूज करते हैं, किलोमीटर पर आर। अब यहां पर और क्या डिफरेंस है सर इसमें, अब सबसे बड़ी बात या इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड में क्या कन्वर्जन होता है ना, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आर में क्या कन्वर्जन होता है। तो मुझे उम्मीद है यार आपको यह बात पता होगी सभी को कि मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आर में जाना है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं भाई, जल्दी बता दो। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाना है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में आना है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी बता दो किसका मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। हाँ भाई 5/18 है ना, 5/18 5/18 है ना, क्या होता है भाई 5/18। तो यहां पर है ना, यहां पर अगर आपको मीटर पर सेकंड किलोमीटर, अगर मेरे को मान के चलो स्पीड दी हुई 18 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मुझे इसे मीटर पर सेकंड में करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल कर लेते भाई इस पे, अगर मुझे स्पीड दी गई थी 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मुझे उसे मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो मैं करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। इसके अलावा अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल 36 किलोमीटर पर आया, 36 किलोमीटर पर आर आ गया, तो उस वह मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, क्लियर है। 36 किलोमीटर पर आर मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्लियर। 5/18 से मल्टीप्लाई किया, और कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसके लिए भी एक ट्रिक बता सकता हूं, है ना, एक ट्रिक बता सकता हूं कि आप और ज्यादा जल्दी कैसे कन्वर्ट कर सकते हो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, है ना। लेकिन बस उसके लिए यह है कि आपको 18 का टेबल आना चाहिए, है ना। अगर 18 का टेबल आता है तो आप चुटकियों में सारा कन्वर्जन कर सकते हो। 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, ध्यान से समझना। 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब 18 वंजा 5 वंजा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कभी आ गया 72 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होगा, 72 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होगा, तो भाई 72 जो होगा, 72 किलोमीटर पर आवर जो होगा 72, तो 18 फोरजा 72 होता है, 18 फोरजा 72 होता है, और 5 फोरजा 20 होता है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया बात, जिनको समझ में नहीं आया 5/18 18/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, बात बराबर ही है। अरे समझ में आया क्या बोला मैंने, है ना। 72 है तो 72 18 फोरजा होता है, तो ऐसे ही कर लो, 20 मतलब 5 फोरजा कितना होता है। इसी प्रकार जैसे 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 10 ऐसे ओरली बता दो यार, 108 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होगा, 108 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होगा, जल्दी बताओ 108 क्या होगा। सर अगर 108 के जीवन के बारे में सोचा जाए तो 108 क्या है, 18 सिक्सा तो 5 सिक्सा 30 होता है, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। 40 होगा कि 30 होगा, 50 होगा, अरे 108 बोल रहा हूं, 108 किलोमीटर पर आवर, ये होता है 18 सिक्सा 108 होता है ना। 18 सिक्सा 108 होता है, तो 5 सिक्सा 30 होगा, तो 30 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा भैया,
चुटकियों में सॉल्यूशन, चुटकियों में सॉल्यूशन, एक लाइन में फिजिक्स खत्म हो रहा है। देखो भाई, अरे समझ आया, मजा आया जिंदगी का। देखो इसी प्रकार हम और चर्चा करते एक और इंपॉर्टेंट से वर्ड की तरफ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, है ना। और इसमें मैं स्पीड की भी बात लगे हाथी कर लूंगा, है ना। सबसे पहले तो हमें देखो यार, अगर शब्द का फील आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया से बनेगा। शब्द का फील आना चाहिए, बाकी आगे वेलोसिटी लगाऊं स्पीड लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो चीजों को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम ऊपर ऊपर पढ़ पढ़ के चले जाओ, या तुम एकदम नीचे घुसो और एक एक शब्द को खींच कर लिया हो। अगर वो कर लिया ना तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। सबसे पहला शब्द है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सर, अगर किसी भी चीज का एवरेज, अगर बेसिक सी बात करूं, एवरेज का मतलब लेना है मुझे, तो अगर एवरेज समझा जाए, मुझे एक्स का एवरेज लेना है ना, या किसी वाई का एवरेज लेना है, या वेलोसिटी का एवरेज लेना है, तो इसका वेरिएशन किसी के साथ हो रहा होगा। जैसे अगर मान के चलो वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो इसमें जो एवरेज होगा वो होगा, है ना, एवरेज होगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्लियर है सर? अब ये कैसे लिख दिया आपने, है ना, उसके लिए थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस समझते हैं। क्लियर है? देखो असल में मैं एवरेज क्या लिखता हूं, एवरेज होता है ना, अगर असल में एवरेज की बात करें तो ये होता है टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एकदम बेसिक सी बात। या अगर मैं इंस्टेंटेनियस ये लिखा है मैंने एवरेज स्पीड, है ना, ये स्पीड का एवरेज लिखा हुआ है। अगर इसी प्रकार मैं वेलोसिटी का एवरेज लिखना चाहूं तो वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है ना? हाँ, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय ऑल। ठीक है, अब यही बात हमको नहीं रखना कि डिवाइडेड बाय टू, यह याद नहीं रखना है हमें। सबसे बेसिक सी बात होती है बेटा कि वेरिएशन किसके साथ हो रहा है ना, और किसके रिस्पेक्ट में। जैसे वेलोसिटी और टाइम के साथ वेरी कर रही है तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, या इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होता है वो असल में डिस्टेंस होता है। ये कैसे पता मुझे? क्योंकि देखो यार, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड होता है, स्पीड या वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना। अब ये डेल्टा एक्स क्या है असल में? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। डेल्टा एक्स क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब एक छोटी सी गलत फहमी हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में हो, वह दूर करना चाह रहा हूं मैं। पहले तो एक्स जो होता है, एक्स एक्स क्या होता है? जैसे यूजुअली आपने 11वीं पढ़ ली है ना, 12वीं पढ़ ली है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो एक्स आपको जैसे हो सकता है कि टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू के फॉर्म में इक्वेशन दी जाए। तो यहां पर बेटा याद रखना, एक्स हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है, एक्स देता है पोजीशन। एक्स क्या देता है? पोजीशन। एक्स यह बताता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पर था। अगर आपको एक्स में इक्वेशन दी गई है टाइम की, तो वह यह बता रहा है कि इतने बजे या इतने समय पर ऑब्जेक्ट यहां पर था, वह होता है एक्स। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बोलना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलना है अगर मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां से। डिस्प्लेसमेंट बेटा हम लिखते हैं असल में चेंज इन पोजीशन, जिसे मैं डेल्टा एक्स बोलता हूं, डेल्टा एक्स, या इसे मैं लिख सकता हूं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्लियर? तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम असल में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। अब अगर मैं इसमें ऐसा समझना चाहूं सर कि अगर जो टाइम है, देखो याद करो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन की शुरुआत ही मैंने ऐसे करी थी कि अगर जो चेंज है वो बहुत छोटा हो जाए, है ना, कि अगर टाइम का चेंज, अगर टाइम का चेंज जो हो वो बहुत छोटा हो जाए, टाइम का चेंज बहुत छोटा हो जाए मतलब सर, मतलब कि जो v है उसमें लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाए, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाए बेटा, तो उसके लिए ये क्या लिख दिया? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। बस मैं यह दर्शाना चाह रहा हूं इससे कि जो डेल्टा टी मतलब कि चेंज इन टाइम है वो बहुत छोटा हो गया है, तो उस कंडीशन में मैं इसे लिख सकता हूं dx बाई dt।
मतलब कि अगर आप x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। अब वो कौन सी वेलोसिटी है? इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में क्या बेसिक सा डिफरेंस है ना, ये जो मैंने आपको बात बताई पीछे, मैंने आपको पीछे बात बताई थी, है ना, क्या बेसिक सा डिफरेंस है भाई इसमें? सर इसमें एक ही डिफरेंस है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास दो चीजें हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। तो असल में जो मैग्नीट्यूड है इसका, जो मैग्नीट्यूड है ना, किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं वेलोसिटी देख रहा हूं बेटा, तो उसे मैं क्या बोलता हूं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा हूं, है ना। उसे क्या बोल रहा हूं मैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा हूं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है ना, उसके पास भी दो चीजें हो गई, है ना। क्या क्या हो गया? एक डायरेक्शन हो गया और एक मैग्नीट्यूड हो गया। ये ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह असल में स्पीड होता है। अब मैं अपने शब्दों को फिर से दोहरा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ध्यान से समझना कि जो वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वह क्या असल में स्पीड, और डायरेक्शन तो होगी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी रैंडम पाथ पर चल रहा है। क्लियर है? और उस रैंडम पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, उस रैंडम पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, तो क्या होगा भाई? उस पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा वह असल में उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। और उसी पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे देखते हैं? डायरेक्शन कैसे देखते हैं? डायरेक्शन कैसे देखते हैं भाई, है ना। डायरेक्शन कैसे देखते हैं? उस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे देखेंगे? डायरेक्शन असल में देखा जाता है, अगर कोई भी एक रैंडम पाथ है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके। क्या ड्रॉ करके भाई? टेंजेंट ड्रॉ कर। जैसे मान के चलो कोई भी एक रैंडम पाथ पर अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर जा रहा है और अगर यह मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से या कोई भी वेरिएबल स्पीड से मूव कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पर अगर मैंने इसकी वेलोसिटी देखी, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखी, तो वह क्या होगा भाई? किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी देखूंगा तो वो क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। क्लियर है? अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे? उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो भाई, यह टेंजेंट बन गई, यह टेंजेंट बन गई, यह टेंजेंट बन गई। तो यहां पर क्या होगा भाई? यहां पे v इंस्टेंटेनियस आ गया। तो v इंस्टेंटेनियस क्या है भाई? उस पॉइंट पे अगर आपने डायरेक्शन बना दिया, है ना, तो वो उसका टेंजेंट बना दिया तो डायरेक्शन हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड आप dx बाई dt कर निकाल सकते हो। जैसे कुछ सवालों के जरिए हम समझते हैं कि ये dx बाई dt करके हम कैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मुझे बोला गया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो x बराबर, है ना, अब ध्यान समझना जो जो मैंने बताया, बोला कि x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ये एक इक्वेशन है, ध्यान समझेंगे हम। ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कहना चाह रही है? ये इक्वेशन यह बता रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वह टाइम के साथ कैसे अपनी पोजीशन बदल रहा है। मतलब यहां पे अगर मैं t की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये बताएगा कि वो जो नंबर लाइन है उस पे ऑब्जेक्ट कहां पर था। जैसे अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखी, तो उस नंबर लाइन पे पार्टिकल कहां पर था। t की वैल्यू 1 रखूंगा तो उस इंस्टेंट पे पार्टिकल कहां पे था। तो x क्या बताता है? पोजीशन बताता है। अब मुझे निकालनी है मान के चलो वेलोसिटी। क्लियर है? या वेलोसिटी निकालिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं? v के लिए dx बाई dt कर दूंगा। तो अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर 2t प्लस 2। ये क्या आ गया? यह किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अगर मैंने इसमें रखा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 1 प्लस 2, मतलब कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो यहां पर यह क्या है? यह इक्वेशन के जरिए मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में समझ सकता हूं। अब यहां पर से डायरेक्शन तो पता ही नहीं, तो बेटा डायरेक्शन तो क्या होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है ये, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन हो जाएगी।
क्लियर है? तो ऐसे में यहां पर है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां पर t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ कितनी है, तो 4 मीटर पर सेकंड। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पूछता तो यहां पे 2 रख लेता, 3 पे पूछता तो 3 रख लेता। क्लियर है? आई बात समझ में, है ना? और यह जो मोशन है यह x के अलोंग ही मोशन कर रहा है, तो यह जो मोशन है वो तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। क्लियर है? तो इस प्रकार से, है ना, जो कि x में ही टाइम के साथ वेरिएशन दिया हुआ था, तो इस प्रकार से मैं कहानी को समझ सकता हूं और आसान तरीके से मैं स्पीड या वेलोसिटी की डायरेक्शन भी देख सकता हूं और मैग्नीट्यूड भी देख सकता हूं। ठीक है? किसी को कोई भी समस्या हो तो भाई जल्दी से पूछ लो, है ना? फिर हम बात करते हैं एवरेज के ऊपर और थोड़ी सी, अब एवरेज के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा। देखो भाई, एवरेज जब भी आपको बोला जाए एवरेज शब्द, तो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, अगर स्पीड की बात करी जाए। कभी भी आप एवरेज को, है ना, अगर मान के चलो v1 v2 वेलोसिटीज दी हुई है, आप एवरेज को ऐसे नहीं निकालोगे v1 प्लस v2 बाई 2, आप हमेशा क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। जैसे जैसे हम यहां पर कुछ क्वेश्चन करते हैं एवरेज को लेकर, पहले एवरेज को लेकर और इंस्टेंटेनियस को लेकर, दोनों को लेकर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, है ना, फिर एक दो और बातें समझेंगे। देखो भाई, एवरेज को लेके पहले दो सवाल करते हैं। पहले सवाल में बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये स्टार रेटेड क्वेश्चन है, मतलब इनके जवाब अगर आपको याद भी रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एवरेज को लेके पहला सवाल, क्वेश्चन में बोला गया है, इफ पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड v2, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी बताओ। तो अब यहां पे हमें एवरेज निकालना है, तो हम v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अब कैसे करना है सर? देखो कैसे करना है बताता हूं। यहां पर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस अगर x था, टोटल डिस्टेंस कितना था, x था, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा भाई, टोटल डिस्टेंस अगर x था तो आधा डिस्टेंस कितना होगा, आधा डिस्टेंस हो जाएगा सर x बाई 2। तो यह डिस्टेंस मान लो x बाई 2, यह डिस्टेंस भी मान लो x बाई 2। यह चला वो v1 वेलोसिटी से, है ना, v1 स्पीड से, और यह चला v2 स्पीड से। ठीक है? तो इसमें अब एवरेज कैसे निकालेंगे, v एवरेज या एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। तो एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया। क्या तुम्हें टोटल टाइम पता है? बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही करना है हमेशा। क्या तुम्हें टाइम पता है? नहीं सर, तो निकाल लो। यहां पर देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये v1 स्पीड है, v2 स्पीड है, तो अलग अलग स्पीड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल में, थोड़ी लॉजिकल बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, अलग अलग स्पीड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में अलग अलग टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है सर। तो यहां से मैं t1 को लिख सकता हूं, t1 हो जाएगा, डिस्टेंस है x बाय 2 बाय वेलोसिटी है v1, और t2 को लिख सकता हूं मैं x बाय 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी है v2, और यहां पर बेटा टाइम होगा t1 प्लस t2। क्यों? क्योंकि मेरा जो बेसिक फॉर्मूला उसको पकड़ के रखना है मेरे को, टोटल स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है? अब यहां पे पहले सॉल्व करने के लिए मुझे t1 प्लस t2 वैल्यू पता होना चाहिए भाई। तो t1 प्लस t2 की जो वैल्यू होगी, t1 प्लस t2 की जो वैल्यू होगी वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी x बाय 2 बाय v1 प्लस x बाय 2 बाय v2, और यहां से मैं x बाय 2 को कॉमन ले लूंगा, यहां से बचेगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, और बेटा x बाय 2 कॉमन आ गया, और यहां पर बचेगा v1 v2, है ना, और ये जाएगा v1 प्लस v2। कुछ नहीं किया मैंने, एलसीएम लेके सॉल्व करा, तो ये t1 प्लस t2 की वैल्यू आ गई। तो अब एवरेज स्पीड क्या हो गया भाई, एवरेज स्पीड क्या हो गया, अब यहां पर वैल्यू उठाकर रख दो t1 प्लस t2 की, आपके पास एवरेज स्पीड आ चुका है। जो v एवरेज होगा वह आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, हाँ, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्या हो जाएगा, x बाय 2 डिवाइडेड बाय x बाय 2, है ना, टाइम की जगह क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2।
तो x बाई टू ने x बाई टू को मार दिया और यहां से जो एवरेज आ जाएगा बेटा, है ना, v एवरेज जो आ गया हमारा वो हो जाएगा, है ना, यहां से, अच्छा एक मिनट, ऊपर एक 2 नहीं आएगा, ऊपर एक 2 नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर तो केवल डिस्टेंस था, x ही आएगा। हाँ, तो यहां से वो जो 2 है वो पलटी खाकर ऊपर चले जाएगा, ये x से x कट जाएगा और ये पलटी खाकर ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है ना? हाँ, x होगा, बिल्कुल x होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। मतलब क्या, ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है? विद डिफरेंट वेलोसिटीज। मतलब देखो, इसका एक रूप ये भी होता है, यह भी एक रूप होता है इस क्वेश्चन का, कि यह गया x और वापस x आया, तो भी यही फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मेरे साइड वाला फिर से बताऊं, ये मैंने यहां पर ये करा बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगा, यहां पे मैंने t1 प्लस t2 की वैल्यू निकाल ली थी, t1 प्लस t2 की वैल्यू निकाल ली थी, t1 प्लस t2 की वैल्यू उठा के मैंने यहां पर रख दी। क्लियर है? तो जैसे ही यहां पर रखी मैंने वैल्यू, तो x से x कट गया और उसके बाद में जो नीचे बचा था उसको घुमाकर मैंने ऊपर पहुंचा दिया। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला कब कब लग सकता है? जब इक्वल डिस्टेंसेस की बात हो। तो क्या लगेगा? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है। अब इसके अलावा जो दूसरा रूप हो सकता है, क्या जाकर वापस आ गया, है ना? तो अच्छा, इस कंडीशन में v एवरेज मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट लौट कर वापस आ गया। अगर यहां पे आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछते तो क्या बोलते भाई? यहां पर अगर वेलोसिटी का एवरेज पूछते तो क्या बोलते? इस कंडीशन में वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी क्या होती? मतलब ऑब्जेक्ट x गया x आया, एक ही क्वेश्चन के दो रूप है यह, x गया x आया, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ? बताओ भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अगर ऑब्जेक्ट x गया और x लौट कर आ गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? बिल्कुल सही बात, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एवरेज स्पीड फिर से 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 से देंगे। क्यों? क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है। ठीक है, चलो इसी का दूसरा रूप कर लेते भाई, दूसरा रूप कर लेते। ये क्वेश्चन पढ़ो अब एक बार, ये क्वेश्चन पढ़ो, है ना सर। इसमें क्या रूपांतरण हुआ है? देखो भाई, ये लिखा हुआ है इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल। अब यह ऐसा दिया गया है भाई कि अब टाइम इंटरवल बराबर बराबर नहीं है। यहां पर v1 से चला टाइम t तक, फिर v2 से चला टाइम t तक। क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर डिस्टेंस नहीं पता, अब बस इतना पता कि 5 मिनट तक कुछ स्पीड से चला, फिर अगले 5 मिनट तक दूसरी स्पीड से चला। तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड बतानी है आपको। तो कैसे निकालेंगे सर? फिर से एवरेज स्पीड बतानी है? बिल्कुल सर, एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड जो होगी वह क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। अच्छा, अब टोटल टाइम पता है क्या तुम्हें? हाँ, अब टोटल टाइम पता है सर, 2t हो गया। लेकिन अब तुम्हें डिस्टेंस नहीं पता, क्लियर? डिस्टेंस नहीं पता लेकिन स्पीड पता है, तो डिस्टेंस निकालो भाई। यहां पर x1 क्या हो जाएगा? देखो भाई, दो सवाल है, दोनों में वेरिएशन समझाया मैंने बढ़िया तरीके से, क्या फर्क था। x1 क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा सर, x डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो हो जाएगा v1t। अच्छा, x2 क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा v2t। तो यहां पर x1 की वैल्यू रखेंगे सर, ये हो जाएगा v1t प्लस v2t। तो t कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से क्या बचेगा भाई? v1 प्लस v2 बाई 2। क्लियर है? तो यहां पर, हाँ यहां पर नहीं, यहां पर आंसर आएगा v1 प्लस v2 बाई 2। ये कब आता है? जब टाइम बराबर हो। और 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 कब आता है? जब डिस्टेंस बराबर हो। क्लियर है?
एक और कार्य शुरू करना है आज से, आपको एक और छोटी सी कॉपी बनानी है या कुछ ऐसे पन्ने फर्रे टाइप बनाने, क्लियर, उनके अंदर आप हर लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केवल फॉर्मूले और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिखोगे, क्लियर है। जैसे आज की क्लास में अभी तक जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े वो, और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट बताए मैंने वो, है ना। क्या करना है भाई, हर एक रोज हर एक पन्ना भरना है बस, जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। देखो भाई, और क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है, और क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है वो समझते हैं हम, है ना। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो सवाल में हमको उलझाते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इनमें क्या फर्क होता है? हाँ बेटा, नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। इनमें क्या फर्क होता है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, 3 बातें हैं। देखो भाई, वेलोसिटी क्या है? पहले वेलोसिटी को थोड़ा सा समझ लेते हो डेप्थ में। वेलोसिटी क्या है सर? वेलोसिटी के पास 2 चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, क्लियर है। तो अगर कहीं पर भी डायरेक्शन चेंज हुई, तो क्या मैं बोलूंगा वेलोसिटी चेंज हुई है? हाँ बिल्कुल, अगर डायरेक्शन चेंज हुई है तो भी मैं बोलूंगा वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को समझना थोड़ा सा आसान है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब मान के चलो ये 5-5 मिनट का समय है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो ये 5 मिनट में अगर इसने 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ट्रेवल करा तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, क्लियर है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा सर? अगर इंटरवल तो 5-5 ही मिनट है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो गए, है ना। यहां पर 5 मिनट, ये भी 5 मिनट है, ये भी 5 मिनट है, फिर से 5 मिनट है, फिर से 5 मिनट है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग साफ दिखाई दे रहा सर। यहां का बीच वाला डिस्टेंस हो गया 20 मीटर मान लो, ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? यह यहां पर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्लियर है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या होती थी भाई? याद करो, क्लास 11th में, बचपन में याद करते थे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब सर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी तो वही होता है? नहीं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलग अलग होता है। देखो, अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करूं, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? जो चेंज ना हो। वेलोसिटी के पास 2 चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म रहने वाली है, ये वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म रहने वाली है, जो छोटे छोटे डिफरेंस बता रहा हूं याद रखना है आपको। वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म रहने वाली है ना। पहले केस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड थी, है ना, और ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो यह हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी। ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी। मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें, अगर वह स्ट्रेट लाइन पर या स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रहा है तो ही बात बनती है ना। स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वहां पर होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्लियर है। उसके बाद में, है ना, उसके बाद में यहां पर क्या होगा? अगर अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट इस रैंडम पाथ पे चल रहा है और 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है इन एवरी 10 मिनट्स, तो कैसा मोशन है भाई? जल्दी से बताओ। ए से बी तक गया 5 मीटर इन एवरी 10 मिनट, मतलब 5 मीटर, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन असल में अब ये जो मोशन होगा यह हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म,
क्या हो जाएगा भैया, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोल रहा हूं मैं इसे, नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी चेंज होने के 3 कारण हो सकते हैं। या तो केवल मैग्नीट्यूड बदले, मैग्नीट्यूड बदले मतलब क्या बदले, स्पीड बदल जाए, तो क्या बोलूंगा मैं, वेलोसिटी चेंज हुई है। दूसरी बात, डायरेक्शन चेंज हो जाए, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी बदल रही है। तीसरी बात क्या हो सकती है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदल जाए तो भी वेलोसिटी बदलेगी। क्लियर है। तो यह यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिफरेंस था, आपको बहुत डेप्थ में बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा, वही यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ना। जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वही असल में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दोनों एक ही चीज होती है। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन बोलूं उसी को मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकता हूं, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। देखो भाई सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, अगर इनमें से कोई एक भी बदला तो वेलोसिटी बदल जाएगी, ठीक है। जैसा अगर मान के चलो किसी रैंडम पाथ पर मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, किसी रैंडम पाथ पे मूव कर रहा है, तो यहां पर अगर मैं वेलोसिटी डायरेक्शन देखूं तो इधर है, टेंजेंट बनाकर देखते हैं भाई, यहां पे डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरफ कहीं आ जाएगी, यहां पे डायरेक्शन देखेंगे इस तरफ आ जाएगी, यहां पे डायरेक्शन देखेंगे इस तरफ आ जाएगी। तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन भी चेंज होगी तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी चेंज हो गई। क्लियर है। क्या ये बात सबको बढ़िया तरीके से समझ में आती है? चलो देखो, हाँ ये एक दो और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहां पर पॉइंट्स के रूप में लिखी हुई है, कुछ स्टार पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए इन रूप में लिखी हुई है, लेकिन ये बातें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। क्लियर है। तो जो मैंने अभी सब कुछ समझाया वही सब कुछ यहां पे स्टार फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टार पॉइंट्स के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे देखना है, टेंजेंट ड्रॉ कर कर, है ना। फिर उसके बाद में अगर पार्टिकल किसी भी पाथ पे चल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, सेम होती है। फिर उसके बाद में अ पार्टिकल हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, यह भी इंपॉर्टेंट है ना, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह क्या है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। यहां पर देखो भाई, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, ये जो हमारा पीछे वाला ऑब्जेक्ट था, ये वाला ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, यहां पर क्या है, यहां पर इसके पास यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो क्या हो सकता है कि वेलोसिटी समय क्या हो सकता है कि वेलोसिटी बदल रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है उस हर एक पॉइंट पर, है ना। जैसे देखो भाई एक और एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कैसा चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म पाथ पर चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सॉरी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा इसे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती जा रही है इसमें। क्लियर है। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, मतलब स्पीड नहीं बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है। टाइम एंड डिस्टेंस चेंज पे वेलोसिटी चेंज होगी। अरे यार तुमको टेंजेंट ड्रॉ करते आता है ना, टेंजेंट क्या होता है बेटा, उस पॉइंट पर एक ऐसी लाइन जो डायरेक्शन दे, मतलब वहां से एक ऐसी लाइन जो केवल एक ही पॉइंट को कट करते हुए जाए कर्व के, उसे टेंजेंट बोलते हैं। When a particle moves with uniform velocity, then it's instantaneous। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लिखा हुआ है भाई यहां पर, है ना। देखो भाई अगर मान के चलो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें, अच्छा पीयूष भाई अगर बोरिंग लग रहा है तो एक सवाल का जवाब दो, एक ऐसा एग्जांपल दो, एक ऐसी कंडीशन पॉसिबल है क्या जहां पर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है लेकिन वेलोसिटी जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, सोचो तुम, अभी सारा बोरिंग लगना बंद हो जाएगा।
हाँ भाई, बाकी सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, कैसी कंडीशन आ जाए कि अगर कोई भी टाइम के साथ में अगर मेरी वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसमें इंस्टेंटेनियस और एवरेज हमेशा सेम आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो तुम्हारे एक टेस्ट में आए 50 नंबर, फिर अगले टेस्ट में आए 50 नंबर, फिर अगले टेस्ट में आए 50 नंबर, फिर आए 50 नंबर, तो तुम्हारा एवरेज क्या होगा सर, एवरेज गणित वाला एवरेज, हाँ बिल्कुल गणित वाला एवरेज बताओ, तो यहां पे सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो एवरेज 50 आया, तुम्हारा एवरेज भी 50 है, और इंस्टेंटेनियस मतलब हर टेस्ट में कितने आ रहे थे, 50। तो यह अगर समय के साथ अगर कोई भी चीज बदल नहीं रही है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आता है, सेम आता है। क्लियर है ना। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझना चाहिए। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो भाई, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और अगले टर्म की तरफ हम जाना चाहते हैं। देखो अब ये बातें हमने पहले ही कर ली थी, है ना, ये मैंने स्पीड वेलोसिटी आपको सब कुछ बताया था। अब इसमें जब मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड बताया था उस पर थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। यह v जो था वो क्या था, dx बाई dt, है ना। तो मतलब आपको यह बात समझ में आई थी कि अगर मुझे x दिया है, अगर मुझे क्या दिया है, x दिया है, और अगर मुझे वेलोसिटी तक जाना है ना, अगर x दिया है और वेलोसिटी तक जाना है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें डिफरेंशिएशन करूंगा, dx बाई dt लूंगा। और अगर v दिया है और x पे वापस आना है ना, v दिया है और x पे वापस आना है, तो क्या होगा, मुझे इंटीग्रेशन करना होगा v dt का, तो मैं x पे वापस आ जाऊंगा। क्लियर है कहानी। तो अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो x से v जाऊंगा और इंटीग्रेट करूंगा तो v से वापस x पर आ जाऊंगा। यह कैसे देख लिया मैंने, मुझे पता है v बराबर dx बाई dt होता है ना, तो इसको इधर ले जाओ तो यहां क्या हो जाएगा, v dt का इंटीग्रेशन बराबर dx हो जाएगा। क्लियर। तो याद रखना है, अगर x दिया हो, v निकालना है तो डिफरेंशिएट करना है, और अगर आप चाहो तो यहां पे एक और छोटी सी बात बता ही देता हूं कि अगर आपको वेलोसिटी दी और एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना होगा। क्लियर है, अभी बस हम वो डिस्कस कर रहे हैं। और अगर यहां पर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी वापस आना है तो इंटीग्रेशन करना होगा a dt का। क्लियर है। अब ये जो ब्लैक में लिखा है इस पर जाते हैं हम, एक्सेलरेशन को समझते हैं। क्लियर है। उससे पहले एक बहुत ही जोरदार जबरदस्त जो फॉर्मूले पढ़े, जो कंसेप्ट पढ़े, उस पे आधारित एक AIPMT का सवाल देख लेते हैं हम, फिर हम एक्सेलरेशन के ऊपर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो भाई जल्दी से ये सवाल कर लो आप सभी के सामने। आपको दिया गया है, आपको यह दिया गया है डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। वैसे अभी पहला वाला पार्ट छोड़ सकते हो या चाहो तो कर सकते हो, बाकी मैं अभी सेकंड वाला पार्ट करवा देता हूं क्योंकि अभी हमने एक्सेलरेशन पढ़ा नहीं। ये AIPMT में एक ही साल में 2 सवाल पूछे गए तो इसलिए साथ में लिखे हुए, है ना। दूसरा वाला सवाल अभी कर लेते हैं हम। पहला वाला सवाल आप चाहो तो इसमें वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी, अभी जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ लिया तो क्लियर है। जैसे अगर मैं पहले वाले की वेलोसिटी निकालूं, मैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी निकाल पाओगे मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे, है ना। बस एक बार एक्सेलरेशन में बता दूं अपनी तरफ से। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी भाई, इसमें वेलोसिटी निकालेंगे, एस दिया हुआ है 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लो सर, वेलोसिटी आ जाएगी, ये हो जाएगा ds बाई डी टी। देखो dx बाई डी टी लिखूं, ds बाई डी टी लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है। क्लियर है ना। तो यहां पर अगर इसे डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा भाई, 3t स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2t प्लस 2। क्लियर है। t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 8 का हो जाएगा 0। तो यहां से कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। ये आ गई इसकी वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट। क्लियर है। अब एक्सेलरेशन निकालना तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2t प्लस 6। क्लियर है। अब आगे की कहानी वगैरह मैं आपको अभी बाद में बताना चाहूंगा, मैं इसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाह रहा हूं ना, इसको हम आगे और समझेंगे। उससे पहले एक बार सेकंड सवाल या जो सेकंड क्वेश्चन था वो कर दो भाई। डिस्प्लेसमेंट इज 24,
वैसे ईमानदारी वाली बात बताऊं तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर नेगेटिव होना चाहिए। तभी वहां पर क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा। चलो भाई सेकंड वाला पार्ट कर दो भी जरा जल्दी से, पहले सेकंड वाला पार्ट कर दो सभी बच्चे। सेकंड वाला पार्ट कर दो जरा जल्दी से। 24 मीटर, 50 मीटर। सेकंड वाले पार्ट में तुम्हें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है ना, तो एक बार कर देता हूं मैं, चलो जरा जल्दी से देख लो। हाँ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, यहीं कर देते हैं हम छोटे से में इंटीग्रेट। इसे हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, 48, 50, चलो देख लेते। टाइम रखना है 2 से 4, तो ये कितना हो जाएगा देखो यार, 4t² 2, मैंने सीधे इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट रखना है 2 से 4, ये आ जाएगा मेरा x जो कि मेरा जवाब होगा, है ना। v 4t रखोगे, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² 2, ये काट दो भाई, तो हो जाएगा 2 इंटू, सर यहां पे रखना है 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर x हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर है। तो यहां से x की वैल्यू मैं लिख सकता हूं भाई, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 16 माइनस 4, मतलब 12, 12 इंटू 2, 24 मीटर इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत बधाई हो जिन लोगों का आंसर सही था, 48 नहीं बेटा 24 आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम एक्सेलरेशन समझ लेते हैं। देखो ये तो सब डेफिनेशन की बात है, मैं बिल्कुल देसी तरीके से एक्सेलरेशन समझा देता हूं। देखो भाई वेलोसिटी में मैंने दो बातें समझाई तुम्हें। वेलोसिटी क्या होता है भाई सर, डिस्टेंस, वेलोसिटी होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। दोनों में से अगर कुछ भी चेंज हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यह बोलूंगा वेलोसिटी चेंज हो गई। क्लियर है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, क्लियर है। अब ये चेंज हो तो कौन करवाएगा इसे, एक्सेलरेशन। क्लियर है, तो एक्सेलरेशन आसान शब्दों में है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब क्या होता है बेटा, कहीं पर भी रेट आ जाए ना, मतलब कि डिवाइडेड बाय टाइम कर देना, क्या कर देना, डिवाइड बाय टाइम। क्लियर है, तो रेट आ जाए मतलब डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, यह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या इसमें भी अगर मैं चाहूं तो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मतलब बहुत छोटे से इंटरवल की बात करूं तो यह मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मतलब कि इसे लिख सकता हूं मैं dv बाय dt, मतलब कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है, यह एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। एक्सेलरेशन के पास दोनों चीजें होंगी, क्यों, क्योंकि असल में वेलोसिटी बाय टाइम है। तो यह भी क्या होगा बेटा, यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा मैं, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर कर। और डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं, डायरेक्शन जो होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, जो कि अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई, मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वह हमेशा सिंगल डायरेक्शन में होगा या एक ही डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, वो या तो, है ना, क्या हो सकता है, वो या तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में हो जाए, मोशन की डायरेक्शन में हो जाए, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। क्लियर है, तो अगर एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में है, मतलब स्पीड की डायरेक्शन में है, अब मैं स्पीड बोलूं वेलोसिटी बोलूं बात बराबर है, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, तो वह स्पीड को बढ़ाएगा, है ना। अब मेरे आखिरी कुछ शब्द बहुत ध्यान से समझना, है ना, आज की क्लास के आखिरी कुछ शब्द बहुत ध्यान से समझना, यह स्पीड बढ़ाएगा, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो गया या स्पीड के अपोजिट हो गया, यह जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही हो, बस अपोजिट मतलब यह भी अपोजिट है और वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर, यह भी अपोजिट ही है
ना, इस कंडीशन में, इस एक्सेलरेशन में, या ये जो एक्सेलरेशन आता है असल में वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है ना। यह क्या आता है भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को मैं बोलता हूं रिटार्डेशन। क्या बोलता हूं भाई, रिटार्डेशन। क्लियर है। ये अब रिटार्डेशन कुछ नया नहीं है, रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही है। बस अगर मैं नेगेटिव साइन के साथ बोलूं तो उसे मैं रिटार्डेशन बोलूंगा, और नेगेटिव साइन के साथ नहीं बोलूं तो मैं उसे एक्सेलरेशन बोलूंगा। क्लियर है। अगर वो उसमें नेगेटिव साइन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, असल में रिटार्डेशन हो जाएगा। सॉरी, अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, और वो नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा भाई, रिटार्डेशन हो जाएगा। क्लियर है ये कहानी, है ना। हाँ भाई देखो, तो अब यहां पर इसके जो डायमेंशंस होते हैं, इसके डायमेंशंस हो गए। अब डायमेंशन कैसे निकाल रहा हूं सर मैं यहाँ पर, अरे अच्छा, डायमेंशन आते हैं ना थोड़े बहुत तुम्हें। ये एल टी माइनस टू तो समझता है ना, एल टी माइनस टू समझता है ना डायमेंशन। बेटा नवीन, इतना ध्यान रखो बेटा कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वह रिटार्डेशन होगा, वह असल में स्पीड का मैग्नीट्यूड कम करेगा। क्लियर है। तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे एम एल टी माइनस टू, और यहां पे इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था, अपॉन सेकंड कर दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। क्लियर है कहानी, है ना। अच्छा, अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है। अब इसमें ज्यादा बच्चों को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने बढ़िया डिटेल में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझा बेटा। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा सर, अगर मान के चलो कि बॉडी में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदले समय के साथ या ड्यूरिंग मोशन, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चिंता मत करो बेटा, मैं डायमेंशन एनालिसिस वाला जो चैप्टर है वो अलग से पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। क्लियर है ना। अभी तो इतना तो समझ में आता है ना कि एम मतलब मास होता है, एल मतलब लेंथ होता है, टी मतलब टाइम होता है। क्लियर है। बाकी हम डायमेंशनल एनालिसिस वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चिंता वाली बात नहीं। उसमें सवाल आता है नीट से, है ना, नीट में उसमें से सवाल आता है, वो इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अभी हमने यहां पर सर देखा कि मैग्नीट्यूड है, और ये अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों नहीं बदलेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो अभी तक की कहानी में है ना, हमने जो एक दो इंपॉर्टेंट बातें देख ली है, उनको एक बार मैं ये जो पीछे, यार देखो नोट्स जो मिलेंगे ना उसमें पीछे बीच में एक शीट बनाई थी मैंने यहाँ पर, है ना। ये शीट में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो मैंने आपके लिए लिख दी है, ये वाली, है ना। तो इसी को अपडेट कर देता हूं, और इसी को अपडेट कर रहा हूं। देखो भाई, यहां पे एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन अगर याद रखो, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन से मुझे वेलोसिटी लानी है तो उसे डिफरेंशिएट करूंगा, फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन आना है तो उसे फिर डिफरेंशिएट करूंगा मैं, और अगर मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पहुंचना तो इंटीग्रेट, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पहुंचना है तो फिर से इंटीग्रेट। ऐसे लेवल सेट कर लो दिमाग में, एक्स वी ए, नीचे गिरेंगे तो डिफरेंशिएट करते जाएंगे, और ऊपर करेंगे तो इंटीग्रेट करते जाएंगे। ठीक है, चलो भाई। और यहां पर अगर मैंने यहां पर ये वाली जो बात लिखी है, तो एक बार इधर अलग से लिख देता हूं कि अगर मुझे डीवी पता करना है तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। और यह जो एक्सेलरेशन है बेटा, यह जो एक्सेलरेशन है वह एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन डिस्टेंस के साथ वेरी करे तो एक और छोटा सा फॉर्मूला बताते हुए जाना चाहूंगा मैं कि ए बराबर, जो कि हमने पढ़ा था, डीवी बाई डी टी होता है। इसमें अगर आपने dx का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो असल में मैं dx बाई डी को लिख सकता हूं वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन यहां से हो जाएगा v dv बाई dx। क्लियर है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट कहानी एक्सेलरेशन को लेकर। एक्सेलरेशन का मैंने तुम्हें टाइम के साथ वेरिएशन बता दिया, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरिएशन बता दिया है। क्लियर है।
और उसके बाद में हमने वेलोसिटी पढ़ ली है, डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में रिलेशन देख लिया है। कल की क्लास में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे, पहले नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे कुछ सवाल कराऊंगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे सवाल करवाऊंगा, जिसमें हम जोर शोर से मोशन अंडर ग्रेविटी देखने वाले हैं, है ना। क्या देखने वाले भाई? मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, हाँ, सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, कल इसके एग्जांपल्स करेंगे, नोट्स में इसके और एग्जांपल्स है, लेकिन अभी हमारे पास समय खत्म हो गया। चलो भाई, जितना पढ़ाया उम्मीद है सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, पूरा 100%, 110% सब कुछ चमका होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।